हेलो एवरीवन, मरु स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के जुलाई माह में घटित सप्ताह 5 के करंट विषयों पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट विषयों पर कुछ क्वेश्चंस दिए थे। उम्मीद है आपने उनको नोट किया होगा। इन्हें हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप उसे भी देखना ना भूलें। गाँवों में पानी और सफाई के खर्च के मामले में केंद्र से 15वें वित्त आयोग की अनुदान राशि को स्थानीय निकायों और पंचायतों को जारी किया गया है। यह राशि कितनी है? 1930 करोड़ रुपए। यह राशि जो है वो 2 बराबर हिस्सों में बांटी जाएगी, और जो पहला मूल अनुदान होगा, जिसे हम टाइट फंड भी कह सकते हैं, और दूसरा कौन सा है, टाइट ग्रांट के रूप में दिया जाएगा। इसमें क्रमशः जो टाइट फंड के अंदर आएगा वो स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्ति के लिए इसे खर्च किया जाएगा, तथा पेयजल आपूर्ति, जल संचयन और पुनर्चक्रण के कार्यों पर टाइट ग्रांट के रूप में खर्च किया जाएगा। कुल राशि का जो 75% है वो ग्राम पंचायत के लिए होगा यहाँ पर, और 20% जो है वो पंचायत समिति के लिए, तथा 5% जिला परिषद के लिए दिया जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। साथ ही अगर हम 15वें वित्त आयोग की बात करते हैं तो वर्तमान में जो 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन हैं वो कौन है? एन के सिंह होंगे। और साथ ही हमारे संविधान में जो वित्त आयोग की बात की गई है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 280। तो इतनी इंफॉर्मेशन इसके साथ में ये भी आप एडअप कर लीजिएगा। हाल ही में जयपुर में टाइगर फेस्टिवल और वन विभाग की ओर से टाइगर फोटो डिजिटल एग्जीबिशन का आयोजन कब किया गया? तो हाल ही में ये कब किया गया? ये किया गया 29 जुलाई को। 29 जुलाई से 31 जुलाई तक ये आयोजित किया गया था। इसके साथ ही 29 जुलाई को एक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, और वो डे कौन सा है? विश्व बाघ दिवस, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 जुलाई को। साथ ही टाइगर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया में कब शुरू किया गया था? तो ये सन भी आप ध्यान रखिएगा, 1973 के अंदर। कौन सा प्रोजेक्ट? टाइगर प्रोजेक्ट। जो बाघ हैं उनको बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। साथ ही 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। इसके साथ ही एक और डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। 26 जुलाई को भारत में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, कारगिल विजय दिवस। वर्तमान में जो वन मंत्री राजस्थान के वो कौन है? सुखराम बिश्नोई जी। और हाल ही में टाइगर फोटो डिजिटल एग्जीबिशन के दौरान प्राइज़ भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, जिसमें फर्स्ट प्राइज़ 51,000 रुपये का अभिजीत सिन्हा को दिया गया था, जो मुंबई से बिलोंग करते हैं। 31,000 रुपये मोहम्मद यासिर हुसैन जी को, जो गुरुग्राम से बिलोंग करते हैं, और 21,000 रुपये कुणाल खेवसरा जी को दिया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि 29 जुलाई को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। हाल ही में जल जीवन मिशन के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिलों में 201 ग्रामीण जल वितरण योजनाओं के तहत 613 करोड़ 52 लाख रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है? तो ये कितने जिलों के लिए जारी की गई है? 19 जिलों के लिए। जल जीवन मिशन में राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार, यहाँ केंद्र सरकार भी मार्क कर लीजिएगा, 50-50% शेयर के आधार पर ये स्वीकृतियाँ जारी की गई है, जिसमें कि 50% राजस्थान सरकार को खर्च करने होंगे और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को। इस 19 जिलों के 33 विधानसभा क्षेत्रों के गांव एवं ढाणियों में घरों में नल से जल आपूर्ति के लिए 35,164 नल से जल कनेक्शन जारी किए गए हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ बात करते हैं जल जीवन मिशन की। तो जल जीवन मिशन, जिसे JJM भी कहते हैं, इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था NRDWP, यानी नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। यह 2009 के अंदर इसका नाम दिया गया था, और उसके बाद में अभी जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई थी तो इसे जल जीवन मिशन के नाम से चेंज कर दिया गया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। इनका टारगेट क्या है कि हर एक घर के अंदर
जो नल है उसका कनेक्शन पहुंचाया जाए 2030 तक। पहले ये 2030 तक था, लेकिन अब इसे घटाकर क्या कर दिया है 2024 तक हर घर के अंदर नल है वो पहुंचाना है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में राज्य के किस टेक्निकल संस्थान द्वारा टेक्निकल एजुकेशन के रिकॉर्डेड लेक्चर अब ओपन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए जाएंगे? तो ये कौन सा इंस्टीट्यूट है? यह है SKIT, जो कि कहाँ स्थित है? जयपुर में। स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर के द्वारा टेक्निकल एजुकेशन के लेक्चर्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए जाएंगे, और ये लेक्चर्स जो होंगे वो ओपन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होंगे, यानी सभी स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध होंगे। हाल ही में जो टेक्निकल एजुकेशन सेक्रेटरी सुश्री शर्मा जी ने इसका लोकार्पण किया था। हाल ही में कितने जिलों में पंचायतों का पुनर्गठन किया जाएगा? तो ये कितने जिले हैं? ये जिले हैं 5। हाल ही में कितने जिलों में पंचायतों का पुनर्गठन किया जाएगा? तो ये कितने जिलों में पुनर्गठन किया जाएगा? ये जिले हैं 5। कौन कौन से हैं जिले? करौली, कोटा, धौलपुर, बारा और अलवर। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अभी नगर पालिकाओं का गठन किया गया था, जिसके बाद में जो पंचायती राज संस्थाएं उनके ढांचों में, यानी कि उनकी जो सीमाएं होती है उसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस आ गए, और उससे रिलेटेड कुछ परेशानी आ रही है, क्योंकि ग्राम पंचायत का जो आंशिक हिस्सा है वो कटकर नगर पालिका के शहरी क्षेत्र में शामिल हो गया। तो इसके चलते इन पंचायतों का वापस से पुनर्गठन किया जाएगा, और वो जिले कौन से हैं? करौली, कोटा, धौलपुर, बारा और अलवर। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा भवन विनियम 2020 में बदलाव कर बहुमंजिला भवन की ऊंचाई को 15 मीटर के स्थान पर कितने मीटर तक की ऊंचाई के भवनों में परिभाषित किया है? ये संभागीय स्तर के शहरों व ग्रेटर भिवाड़ी क्षेत्र पर लागू होगा। तो हाल ही में भवन विनियम 2020 में चेंजेस किए गए हैं, वहाँ पर कुछ परिभाषाएं जो उनको चेंज किया गया है, और यहाँ पर 15 मीटर के स्थान पर अब 18 मीटर तक की ऊंचाई के भवनों को परिभाषित किया है। यानी कि अगर 18 मीटर की हाइट के बाद में अगर कोई बिल्डिंग बनाता है, बहुमंजिला भवन का निर्माण करता है, तो वहाँ पर कुछ नियम कायदे लागू किए जाएंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा। हमारी जो और अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग मंत्री जो हैं राजस्थान के, वो कौन है? शांति धारीवाल जी। इनका नाम ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत भवन विनियमन 2020 के अंतर्गत बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, जैसे कुछ यहाँ पर मेंशन किए हैं। पार्किंग क्षेत्र को कम कर निर्मित क्षेत्र को बढ़ाया गया है इसके अंतर्गत, तथा वेयर हाउस या फिर गोदाम प्रयोजन को सामान्य और कृषि आधारित वेयर हाउस को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो सामान्य और कृषि आधारित वेयर हाउस को 2 भागों में बांटा गया है। इन 2 भागों में वेयर हाउस को कमर्शियल के स्थान पर औद्योगिक श्रेणी में शामिल किया गया है, और साथ ही कृषि आधारित वेयर हाउस गोदामों को भू रूपांतरण शुल्क व लीज में पूरी छूट मिलेगी, और भूमि का आवंटन आरक्षित दर का 50% पर किया जाएगा। तो ये कुछ चेंजेस हुए हैं, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। साथ में मेजर चेंज जो है 18 मीटर का, ये आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 राजस्थान में किस जिले में आयोजित किया जा रहा है? तो ये किस जिले में आयोजित किया जा रहा है? ये जिला है जयपुर। जयपुर के JECRC यूनिवर्सिटी में इस हैकाथॉन को आयोजन किया जा रहा है। यह 1 से 3 अगस्त तक यह हैकाथॉन जो है वो आयोजित किया जाएगा, जिसमें 36 घंटे तक लगातार स्टूडेंट्स समस्याओं के समाधान पर काम करेंगे। JERC यूनिवर्सिटी को नोडल सेंटर यहाँ पे बनाया गया है राजस्थान के अंदर जयपुर जिले में। इसमें 2 लाख से अधिक युवा और 5000 आइडियाज काम करेंगे। देश में 41 इंस्टीट्यूट को नोडल सेंटर बनाया गया है, जिसमें से जयपुर एक नोडल सेंटर है। जयपुर के इस नोडल सेंटर पर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से जुड़ी प्रॉब्लम पर काम जाएगा, वो जो आइडियाज़ हैं उन पर काम किया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 जो है वो राजस्थान के किस यूनिवर्सिटी में आयोजित किया जा रहा है? तो वो है JECRC यूनिवर्सिटी, और साथ ही ये जयपुर जिले में स्थित है। और किस पे वर्क कर रही हैं? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से जुड़ी प्रॉब्लम पर। हाल ही में किस राज्य द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वे ब्रिज प्रोजेक्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा? तो ये किस राज्य द्वारा शुरू किया जाएगा? ये है राजस्थान। इलेक्ट्रॉनिक वे ब्रिज प्रोजेक्ट सिस्टम में होगा क्या? यह सड़क पर वाहनों की जांचों के दौरान इंस्पेक्टर की मनमर्जी को खत्म करने तथा पारदर्शिता लाने के लिए सिस्टम को शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत सभी गाड़ियों पर एक चिप लगाई जाएगी, जो उसमें उपस्थित डाटा ANPR यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर के जरिए संपूर्ण डाटा जो कि चिप में स्टोर है कंट्रोल रूम के अंतर्गत एकत्र होगा। इसमें ओवरलोड, फिटनेस, टैक्स इत्यादि जानकारी कंट्रोल रूम को मिलेगी। इस प्रोजेक्ट को
शुरू करने की जो कवायद है वो किसके द्वारा की गई थी? दीपक उप्रेती के द्वारा। और ये कौन है? आरपीएससी के वर्तमान में चेयरमैन है, तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में रेलवे के किस जोन में इलेक्ट्रिक ट्रेन जनशताब्दी एक्सप्रेस अजमेर से दिल्ली सराय रोहिल्ला, जिसमें WAG-5 पावर इंजन लगा है, को संचालित किया गया है? तो ये कौन से रीजन के अंदर, रेलवे के किस रीजन के अंदर ये शुरू किया गया है? नॉर्दर्न रेलवे के अंदर, NWR के अंदर, नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे के अंदर, या WR के अंदर? तो ये कहाँ शुरू किया गया है? ये किया गया है नॉर्थर्न वेस्टर्न रेलवे के अंदर, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक इंजन और भी NWR रीजन के अंदर आया था जो कि मालवाहक था, तो उसका नाम भी आप ध्यान रखिएगा, वो कौन सा था? WAG-12B। इसकी जो क्षमता है वो कितनी है? ये है, इसकी जो क्षमता है वो कितनी है? 12,000 हॉर्स पावर की। और ये एक मालवाहक इंजन है, यानी कि मालगाड़ियों की को लाने ले जाने में ये यूज़ किया जाएगा। और ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत इसे बनाया गया है। और इंडिया 12,000 हॉर्स पावर की क्षमता का लोकोमोटिव बनाने वाला छठा देश बन गया है पूरे विश्व में, 6th कंट्री है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। इकोलॉजिकल जोन में पर्यावरण मैत्री आवास योजना के तहत लोग इको फ्रेंडली आवास बना सकेंगे, ये योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये योजना भी राजस्थान से संबंधित है। इको फ्रेंडली योजना के लिए 5 हेक्टेयर भूमि का होना जरूरी है। और 1 हेक्टेयर में कितने स्क्वायर मीटर होते हैं? तो ये होते हैं 10,000 स्क्वायर मीटर, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सरकार ने हाल ही में भवन विनियम, यहाँ सही कीजिएगा से, भवन विनियम 2020 में संशोधित कर फार्म हाउस योजना, रिसोर्ट हाउस योजना, पर्यावरण मैत्री आवास योजनाओं के लिए प्रावधान किए। तो ये जो हमने 15 से 18 मीटर बिल्डिंग की हाइट वाला जो पहले प्रश्न देखा था उससे से रिलेटेड है। तो यहाँ पर इकोलॉजिकल जोन में पर्यावरण मैत्री आवास योजना के तहत इको फ्रेंडली आवास बना सकेंगे, तो ये हाल ही में राजस्थान में लागू किया गया है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, किस विनियम संशोधन के अंतर्गत? भवन विनियम 2020 में संशोधन के अंतर्गत। नई शिक्षा नीति में स्थानांतरण की बात कही गई है, किसकी अध्यक्षता में कई राज्यों की स्थानांतरण नीति का अध्ययन कर यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था? तो हाल ही में जो नई शिक्षा नीति आई है हमारी NEP 2020, उसमें स्थानांतरण नीति की भी बात कही गई है। तो इसको राजस्थान के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और जो राजस्थान के अंदर जो कमेटी बनी थी इस नीति के ऊपर अध्ययन करने के लिए, उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? ओंकार सिंह लखावत जी। तो ये अध्यक्षता जिनके द्वारा की गई थी वो किन के द्वारा की गई थी? ओंकार सिंह लखावत जी के द्वारा। तो ये आप नाम ध्यान रखिएगा। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी जो हैं वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कौन है? चेयरमैन थे, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। दीपक उपाध्याय जी आरपीएससी के चेयरमैन हैं। और आचार्य राममूर्ति जी, इन्होंने 1986 के अंदर रिव्यू किया था एजुकेशन पॉलिसी को, तो इनका नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। सत्य कथन पहचानिए। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोरोना की हर गंभीर मरीज की आवश्यकता अनुसार जीवन रक्षक इंजेक्शन, टॉसिलिजुमेब और प्लाज्मा थेरेपी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। लगभग 40,000 रुपये की कीमत का इंजेक्शन का सफल प्रयोग SMS अस्पताल में किया जा चुका है, तो ये बिल्कुल कथन सत्य है। जीवन रक्षक इंजेक्शन जो है इसका नाम आप ध्यान रखिएगा, टॉसिलिजुमेब। और प्लाज्मा थेरेपी के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इस इंजेक्शन की जो कीमत है वो कितनी है? 40,000 रुपये। और इसका सफल प्रयोग किस हॉस्पिटल में किया गया है? SMS अस्पताल में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। प्रदेश में प्री प्राइमरी से कक्षा 12वीं तक के समेकित विकास के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कार्य करेगी। राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एवं राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को अब इंटीग्रेट कर दिया गया है। अब इसके स्थान पर राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन का गठन किया गया है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। जो पहले राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन था उससे अब एड अप करके इसकी जगह किसका गठन किया गया है? राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन का। भारत सरकार द्वारा जारी की गई एकीकृत स्कूल शिक्षा योजना के क्रम में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद को
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद में एकीकृत करने के प्रस्ताव को विधिवत अनुमोदित किया गया है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को शिक्षा संकुल स्थित सभागार में विद्यार्थियों के प्रश्नों और जिज्ञासाओं के त्वरित ऑनलाइन समाधान हेतु शाला दर्पण पर स्टूडेंट विंडो के रूप में टॉक टू टीचर इंटरफेस, शिक्षकों की परिवेदनाओं, स्थानांतरण आदेश आदि से संबंधित ट्रैकिंग सिस्टम, स्टाफ विंडो के विस्तार और NICI चैटबॉट की ऑनलाइन शुरुआत की है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। स्टूडेंट विंडो के रूप में टॉक टू टीचर इंटरफेस और स्टाफ विंडो के विस्तार और NICI चैटबॉट की ऑनलाइन शुरुआत की है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, आप ध्यान रखिएगा। शाला दर्पण पोर्टल पर प्रारंभ स्टूडेंट विंडो पर विद्यार्थी किसी भी विशेषज्ञ शिक्षक से लिखित ऑनलाइन संवाद कर अपनी पढ़ाई संबंधित समस्या का समाधान और अपने जिले के उस विषय से संबंधित विशेषज्ञ शिक्षक से उत्तर प्राप्त कर सकेंगे। और साथ ही शाला दर्पण पोर्टल पर शिक्षकों के सेवा संबंधित प्रकरणों, स्थानांतरण प्रार्थनाओं, परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए स्टाफ विंडो अगस्त 2019 में ही प्रारंभ कर दी गई थी, 2018 में प्रारंभ कर दी गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 2018 नहीं होगा, ये 2019 होगा। ये 2019 में शुरू की गई थी, तो ये स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी पूरा स्टेटमेंट सही है, बस केवल यहाँ पे 2019 होगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा जल और वायु अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए विशेष डिस्पेंशन स्कीम 90 दिनों की अवधि के लिए 1 अगस्त 2020 से 30 अक्टूबर 2020 तक के लिए लागू की जाएगी। योजना केवल राज्य मंडल के प्रचलित वर्गीकरण के अनुसार ऑरेंज तथा ग्रीन श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उन लघु उद्योगों के लिए लागू होगी जो अभी तक राज्य मंडल की समिति प्रबंधन के अंतर्गत शामिल नहीं है। राज्य मंडल में समिति के लिए पहली बार आवेदन करेंगे, ये उनके लिए ही होगा। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी NDDB ने हमारे मवेशियों का इलाज आयुर्वेद से कराने का योजना बनाई है। इसके लिए पशुओं की बीमारी जैसी समस्या का समाधान आयुर्वेद जैसी वैकल्पिक उपचार पद्धति पर आधारित एथेनो वेटेनरी मेडिसिन यानी EVM को बढ़ावा देने की कार्ययोजना शुरू की जा रही है। और जो अध्यक्ष हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के, वो कौन है? दिलीप रथ। तो ये बिल्कुल सही है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हाल ही में जो एथेनो वेटेनरी मेडिसिन है, इसको बढ़ावा देने के लिए जो वैकल्पिक उपचार पद्धति है, इसको बढ़ावा देने की कार्ययोजना शुरू की जा रही है। और इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है? दिलीप रथ जी के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने मंगलवार को पोषण वाटिका अभियान के तहत यहाँ समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय में आंवला, अमरूद, चीकू, बेल आदि फलदार पौधों का आरोपण कर पोषण वाटिका अभियान का शुभारंभ किया है। ये कथन सत्य है। 30 जुलाई से 16 अगस्त तक के पखवाड़े में विभाग के लगभग 65,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में से विकास के लिए चयनित सभी केंद्रों में पौधारोपण कार्यक्रम के तहत न्यूट्री गार्डन विकसित किए जाएंगे। तो यहाँ ये देखिएगा, ये 16 अगस्त तक नहीं है, ये 15 अगस्त तक ही है, तक के एक पखवाड़े में। तो 62,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में ये किया जाएगा, जो भी इसमें सेलेक्ट किए गए हैं सेंटर। इसके साथ ही चयनित केंद्रों पर क्यारियाँ बनाकर मौसमी सब्जियों को भी लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य पोषण के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में वाटिका बनाने के साथ साथ जन सामान्य को पोषण के प्रति जागरूक करना भी है। राज्य सरकार ने निरोगी राजस्थान का संकल्प लिया है और इसी के संकल्प के चलते ये जो है किया जा रहा है। इसके साथ ही पोषण अभियान के नवाचार घटक के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा पोषण वाटिका के विकास के लिए प्रत्येक जिले को न्यूट्री गार्डन विकसित करने के लिए उपलब्ध कराई गई राशि का भी उपयोग इसमें किया जा सकता है। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पौधारोपण कार्यक्रम के तहत कम से कम 5 बड़े फलदार पौधारोपण के साथ न्यूट्री गार्डन विकसित करने की शुरुआत की जाएगी। तो ये सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में जो भी चयनित किए गए हैं उनके अंदर ये किया जाएगा। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। एक स्टेटमेंट सत्य है और यहाँ बस 16 अगस्त की जगह 15 अगस्त कर लीजिएगा आप। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में जिलेवार अलग अलग संकायों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले 1,208 बालिकाओं को 9,92,92,45,000 रुपये की इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। और इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, निशक्तजन, सामान्य वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग एवं बीपीएल वर्ग में जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली एवं संस्कृत शिक्षा में इन वर्गों की राज्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ तक बिल्कुल सत्य है। पुरस्कार स्वरूप कक्षा 8 की बालिकाओं को 40,000 रुपये, कक्षा 10 की बालिकाओं को 75,000 तथा कक्षा 12वीं की 5 चयनित बालिकाओं को 1,00,000 रुपये की राशि का पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया गया है। तो ये कथन सत्य है। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर 9 अगस्त को प्रदेश के सभी 29 स्वतंत्रता सेनानियों का राज्य सरकार की ओर से उनके घर जाकर अभिनंदन किया जाएगा। देश को आज़ाद कराने में इन स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान का स्मरण करते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय किया गया है। हाल ही में इसकी घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आगामी 9 अगस्त को संपूर्ण राजस्थान में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है। श्री गहलोत ने आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधियों की काफ़ी लंबे समय से चली आ रही मांग पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का महत्वपूर्ण निर्णय किया है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र ने राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति पद के लिए गठित खोजबीन समिति द्वारा प्रस्तुत पैनल को राज्य सरकार की सलाह पर रद्द कर दिया है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। कुलपति की नियुक्ति के लिए ये समिति जो है वो बनाई गई थी और हाल ही में इसके प्रस्तुत पैनल को राज्य सरकार की सलाह पर अब रद्द कर दिया गया है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक डॉक्टर NC जैन की पहल पर कोरोना दौर में चलाए गए बीजों से हरियाली अभियान के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। अप्रैल से ही अभियान के तहत आमजन में बीजों को एकत्र करने का आह्वान किया गया था। इसमें आम, जामुन, कैरुंदा, लसोड़ा जैसे फलदार पौधों के बीज को घर पर ही जमा किए जा सकते थे। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सत्य है। और यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि बीजों से हरियाली अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था? डॉक्टर NC जैन की पहल पर, जो कौन है? प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक हैं। तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही इससे संबंधित जो डिटेल्स हैं वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे नीचे मेंशन की गई है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर प्रकृति में सभी प्रजातियों के पेड़ काफ़ी मात्रा में बीज पैदा करते हैं। यदि उनको उपयुक्त स्थान जैसे थोड़ा ढीली हुई मिट्टी, थोड़ा नमी एवं सुरक्षा मिल जाए तो उनमें से अधिकांश बीज जो है उग जाएंगे। बीजों से हरियाली के अभियान में यही प्रयास किया जाता है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो बीज बोए कैसे जाते हैं उसके बारे में डिटेल दे रखी है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही कहाँ कहाँ पर हम बीजों को बो सकते हैं, कैसी परिस्थिति में हम बो सकते हैं, तो वो यहाँ पर दिया गया है कि कहाँ कहाँ पे हम बीजारोपण कर सकते हैं। तो जैसे हल्की पहाड़ी अथवा कठोर अथवा पथरीली हो तो बीजारोपण हेतु हैरू, रोंच, सिरस, नीम, पलाश, अमत, तास, चुड़ैल, बैल आदि के बीजों का उपयोग यहाँ किया जा सकता है। अगर मैदानी और गहरी मिट्टी वाला क्षेत्र है तो वहाँ पर नीम, शीशम, अरड़ू, बबूल, करंज, पलाश, आम, जामुन, लसोड़ा, बरगद, पीपल, गुलमोहर ऐसी प्रजातियों का चुनाव किया जा सकता है। कोई छोटा मोटा नाला अगर निकल रहा है किसी क्षेत्र से तो उसके आसपास की भूमि में अर्जुन, पहेड़ा, करंज, करौंदा, छोटी जामुन, खजूर, गुलर, लसोड़ा आदि प्रजातियों का उपयोग किया जा सकता है। और राजस्थान राज्य के पश्चिमी भागों में खिजड़ी, रोहिड़ा, पीलू, बेर, कोमटा, नीम, अरड़ू आदि प्रजातियों को प्राथमिकता दी जा सकती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और बाकी जो प्रधान मुख्य वन संरक्षण और राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। और बीजों से हरियाली अभियान जो है वो इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में राजस्थान में औद्योगिक इकाइयों को स्टीम की आपूर्ति में नवाचार पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मेलन हुआ। ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ये किया गया था PHDCI राजस्थान के द्वारा। PHDCI राजस्थान के द्वारा। यहाँ पर PHDCI की जो फुल फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी? प्रोग्रेस हार्मनी डेवलपमेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ध्यान रखिएगा आप ये PHDCI यहाँ पे सी और मेंशन कर लीजिएगा।
प्रोग्रेस हार्मोनी डेवलपमेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री राजस्थान के द्वारा स्टेम की आपूर्ति में नवाचार पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक सम्मेलन किया गया था। इसमें वायु प्रदूषण में कमी तथा पर्यावरण और सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के ऊपर तथा भाप की आपूर्ति तथा बुनियादी ढांचे के निर्माण इत्यादि पर यहाँ चर्चा हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना 1905 में हुई थी, 1905 में हुई थी, और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं, वो कौन है, डीके अग्रवाल जी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा अजमेर जिले के किस क्षेत्र में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय विद्यालय को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय विजय द्वार में संचालित की जाने की घोषणा के साथ तथा इसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के समन्वय से मुक्त कर देने के निर्देश दिए गए हैं। तो अभी हुआ क्या है, जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी, उन्होंने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम जो विद्यालय है उसे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय विजयद्वार में संचालित की जाने की घोषणा की है। और पहले जो उच्च प्राथमिक विद्यालय अपर प्राइमरी स्कूल और ये जो हायर सेकेंडरी स्कूल था, इन दोनों को जो पहले मर्ज थे उनको अब मुक्त कर दिया है और इसकी जगह अब कौन सा संचालित होगा, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय विद्यालय, और ये कहाँ पर है, सरवाड़ के अंदर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में राज्य की पहली वर्चुअल बिजनेस लैब किस यूनिवर्सिटी में शुरू की गई है, तो ये शुरू की गई है जेके लक्ष्मीपंत यूनिवर्सिटी जयपुर में। इसमें मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर समेत अन्य क्षेत्रों का वर्चुअल प्रैक्टिस एक्सपोजर मिलेगा। प्रदेश का ये पहला लैब है और साथ ही ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के सहयोग से बिजनेस स्टिमुलेशन एक्सरसाइज के लिए यूनिवर्सिटी में लॉन्च किया गया है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि पहली वर्चुअल बिजनेस लैब चाहे वो किस यूनिवर्सिटी में लॉन्च की गई है, जेके लक्ष्मीपंत यूनिवर्सिटी जयपुर में। और इसके जो वर्तमान में वाइस चांसलर हैं उनका नाम क्या है, आर.एल. रायना जी, आर.एल. रायना। तो इनका नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में कोरोना रिंग के लिए किसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, तो हाल ही में कोरोना रिंग के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए किसे शामिल किया गया है, धर्मेंद्र भल्ला जी को। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, जयपुर से। इन्होंने शुद्ध सोने की एक रिंग डिज़ाइन की है जो कि कोरोना के आकार की है। इन्हें इसके लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा इनका नाम, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, जयपुर से। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर इस वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठा सके, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। पीस आउट।